दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान गुजरात अहमदाबाद से आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत लंबा तजुर्बा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करें जितेश गढ़िया सर का। जितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। गुजरात में जो भी फेमस नाम हैं जो हम सुनते हैं, तो अक्सर उनके पीछे भाई लगा होता है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह। तो ऐसे जितेश भाई गढ़िया बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसके पीछे कोई कहानी है, क्या है मतलब? मुझे पर्सनल पूछ रहे हो तो बोल सकते हो, लेकिन मुझे जितेश ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई की मतलब भाई क्यों, मैं उतना अटैच नहीं हूँ पर्सनली। अच्छा। मैं हमेशा जितेश गढ़िया ही लिखता हूँ। और मैं एक्चुअली, हम स्कूल में जब भी नाम लिखते थे तो टाइटल पहले लिखते थे। अच्छा। स्कूलों में। हाँ। लेकिन बचपन से ही मैं कभी टाइटल पहले नहीं लिखा है। मैं जितेश गढ़िया पीछे ही लिखता हूँ। और मैंने बिल्कुल ध्यान दिया था कि मेरे बच्चे भी वैसे ही लिखने चाहिए कि भाई नाम उसका पहले आएगा और टाइटल बाद में आएगा। पता नहीं क्यों। नाम ही तो होता है, टाइटल कैसे होता है? जैसे एक आध नाम बताओ। जैसे हमारे गुजरात के अंदर अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो गढ़िया जितेश लिखेगा। नहीं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी, तो मोदी भाई नरेंद्र थोड़ा है। मोदी नरेंद्र भाई। अच्छा। मोदी नरेंद्र भाई दामोदर दास। अच्छा, शाह ऐसा लिखा? अमित, मतलब आगे जो भी नाम होगा उस हिसाब से। अच्छा, ऐसा लिखा जाता है स्कूल में नहीं, नहीं। टाइटल फर्स्ट आता है। अच्छा, ओके। तो स्कूल में जो लिखा जाता है और पब्लिकली जो रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं क्या? नहीं, पब्लिक में तो क्या होता है कि अब बच्चे को स्कूल में इस तरह से जब लिखाया गया है तो क्या कैसे बोलेगा वो अलग मामला। मतलब टाइटल पीछे बोलते हो कि आगे बोलते हो वो अपना पर्सनल मामला है। लेकिन स्कूलिंग में ऐसा है कि आप अच्छा, टाइटल ज्यादातर मतलब पहले ज्यादातर लोग पहले टाइटल रखते हैं स्कूलिंग में। स्कूलिंग में। ठीक है, बहुत और भाई एक परंपरा सी है। अब उसके भाई पीछे तो मैंने भी नहीं सोचा कि आप मुझे ऐसा सवाल पूछने वाले हैं करके। लेकिन मेरा एक परंपरा सी है पूरे गुजरात में कि नाम के पीछे भाई लिखते ही है। और वाइफ को छोड़ के सब भाई के हिसाब से ही बुलाती है। तो एक परंपरा सी है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो मैं नहीं बता सकता कि तो क्या। महिलाओं में भी कुछ ऐसा है जैसे पुरुषों में भाई? महिला में बहन लिखते हैं। अच्छा, ओके। हर लगभग मोटा मोटी अभी के नया जनरेशन में उतना नहीं है। अच्छा, जैसे आनंदी बेन, हाँ, बहन, वो हाँ, बहन ही है ना, मतलब? हाँ, आनंदीबेन पटेल। हाँ, तो वो आनंदी उसका नाम है। हाँ। लेकिन क्योंकि गुजरात का ट्रेडिशन है, वो पीछे बहन लिखना या भाई लिखना करके वो आया था। लेकिन वो अभी मैं यंग जो जनरेशन है उसमें वो उतना मैं नहीं पाता हूँ, भाई या बहन दोनों में से कोई भी। दैट्स गुड। तो ये वैसे तो बहुत अच्छा कल्चर था, भाई बहन का मतलब आपस में जब प्यार की बात आती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई बहन का जो प्यार है वो बहुत निस्वार्थ होता है जी, बहुत पवित्र होता है। जी। तो शायद इसके पीछे यही कल्पना रही होगी कहीं ना कहीं Definitely। बुजुर्गों की, कि भाई वो नाम लेते हैं तो नाम में फील भी आ जाता है कुछ ना कुछ। फिर आदमी, मतलब मैंने बोला कि जितेश भाई, तो कहीं ना कहीं ये फील आता है, यार मैं जितेश भाई के साथ में कुछ ना चीट मत करूँ, कुछ ऐसा नहीं करूँ क्योंकि मैंने भाई बोल दिया है। तो एनीवे चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, वो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें करते थे, लेकिन उसके पीछे साइंस होता था। तो हमारी जो भी परंपरा है उसके पीछे कोई ना कोई साइंस तो जरूर होगा। राइट। वो समझ में नहीं आता हमें, लेकिन साइंस रहता है। रहता है। और ऐसा कहते हैं, जब रामायण की बात आती है तो ऐसा कहते हैं कि स्पेशली कुमार विश्वास जब आजकल अपने अपने राम के नाम से वो प्रवचन देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को साइंटिफिक वे में कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जटायु जो आया, तो जटायु जो था ना, वो एक, मतलब उसके पास एक विमान था, या जो विमान रहा होगा उसकी आकृति जटायु जैसी हो सकती है। जो पुष्पक विमान की हम बातचीत करते हैं, वो पुष्पक विमान था उस समय। टेक्नोलॉजी उस प्रकार से एडवांस थी कि उस समय विमान रहते थे, ये सारी की सारी चीज़ें रहती थी। जब तीर चलाते थे, जैसे आग्नेय तीर है, तो उस प्रकार की मिसाइल रहती थी कि जिसके चलने से आग लग जाती थी। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। शायद अब चीज़ें बदल गई हैं, वो उस दिशा, उस प्रकार से शायद हमारी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है। चलो, दैट्स ग्रेट। हम लोग बात, चूँकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक डायरेक्ट सेलर को कामयाब होना है, वो इस इंडस्ट्री में आया है, तो कुछ झंडे गाड़ के जाए ऐसी फीलिंग उसकी है, उसको आप क्या गाइड करेंगे? और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली कामयाबी के लिए। कामयाबी कोई एक चीज़ की वजह से नहीं आती, ऐसा मेरा मानना है। आप इसको करेक्ट करना। बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। जैसे अच्छी सब्ज़ी बनती है ना, तो उसमें
मिर्च मसाला नमक सारी चीज़ें चाहिए भी, और पर्टिकुलर एक मात्रा में भी चाहिए। वो मात्रा अगर बढ़ा जाएगी फिर भी बात नहीं बनती है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सब्ज़ी में भी कोई एक मेन चीज़ होती है। जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन भिंडी जो है ना उसका मेन सामग्री है उसकी। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ कोई एक आप किसको मानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में या दुनिया के कोई भी व्यवसाय में कोई भी बंदा आगे बढ़ना चाहता है तो मेरे हिसाब से सबसे पहला मुद्दा है वो है परसेप्शंस, वो है बिलीफ। आप क्या मानते हो तो वहीं से बॉडी ऊर्जा निकालती है। जब आज पूरी दुनिया की ट्रेनिंग को मैं देखता हूं तो ज़्यादातर ट्रेनर्स या ट्रेनिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड एडवाइस बेस्ड है, जो रिलेवेंट नहीं है। ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी कभी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करता कभी भी। आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे हम लोगों को एडवाइस देते रहते हैं, कितने लोग लेते हैं, या तो हमें लोग एडवाइस देते रहते हैं, हम कहाँ लेते हैं। तो उस एडवाइस में कहीं ना कहीं एक इश्यू है, वो है नॉट एबल टू डू। वो जो नॉट एबल टू डू है वो है सॉल्यूशंस। मेरा काम करने का तरीका ही वो सॉल्यूशन बेस्ड रहता है, जो ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करता है। अब आपका सवाल था कि भी डायरेक्ट सेलिंग में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो कोई एक बात, तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या दुनिया के कोई भी व्यवसाय में कोई भी बंदा कुछ भी करना चाहता है तो सबसे मेन बात है वो उस बात का नाम है कन्विक्शन। और कन्विक्शन आता है परसेप्शन से, और परसेप्शन आता है बिलीफ से। मतलब आप क्या मानते हो वहीं से ये बॉडी एक्शन में आने की शुरुआत होगी। अब आप मानते नहीं हो तो बॉडी एक्शन में आती ही नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ से हम बाहर जाएंगे, एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बम फेंको, आप फेंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन बना हुआ है, एक बिलीफ है, उसलिए कन्विक्शन नहीं बना तो बॉडी एक्शन में आया नहीं। लेकिन मैंने बोला कि हम कहीं बाहर जाते समय कि ये फूड पैकेट है, कोई भूखे इंसान को दे देना, आप तुरंत ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कन्विक्शन है, क्योंकि आपका परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि आपकी एक बिलीफ सिस्टम थी। तो ये इतना सरल बात थी, लेकिन हम समझने में ज़िंदगी निकाल देते हैं कि ये दुनिया के कोई भी व्यवसाय में या डायरेक्ट सेलिंग में जब भी हमें आगे बढ़ना है, हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है, उसका नाम है बिलीफ। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे से आपने इसको डिफाइन किया। जैसे आपने 3 शब्द बोले, कन्विक्शन, परसेप्शन और बिलीफ, तीनों की थोड़ा गहराई में जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विक्शन का क्या मतलब हुआ? मैं अगेन वापस में आता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग या दुनिया के कोई भी काम के लिए जब तक आप कन्विक्ट नहीं है तब तक बॉडी खुल के खेलता नहीं है। आज सबसे बड़ा इश्यू क्या है, अगर आपका मैं क्वेश्चन को वापस डायरेक्ट सेलिंग पे पॉइंट आउट करूं, बड़ा समस्या क्या है कि लोग खुल के खेल ही नहीं रहे। आप वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है लेकिन वो बताने से भी डर रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं। उसका कन्विक्शन नहीं है। क्यों कन्विक्शन नहीं है? क्योंकि उसकी कोई धारणा डिफरेंट बनी हुई है, कोई परसेप्शन सही नहीं है। परसेप्शन क्यों सही नहीं बना? क्योंकि उसने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बिलीफ बना के रखा है। वो बिलीफ कहाँ से आया? वो बिलीफ आता है इनपुट से। तो कन्विक्शन को हम ये माने कि जहाँ पे आपको डाउट है, यानी आप कोई काम कर तो रहे हैं लेकिन आपको संदेह है, तो हम उसको मानेंगे कि यार कन्विक्शन की कमी है। और जब हम बात कर रहे हैं लेकिन कोई संदेह नहीं है, कॉन्फिडेंस है पूरा, तो हम ये मानेंगे यार क्या कन्विक्शन से बातचीत की है। तो यही तो बात है ना, कन्विक्शन का मतलब है जूते में कंकड़। अब जूते में कंकड़ है, आप भाग नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा कंकड़ था, अगर निकाल लेते तो आप भाग सकते थे। ये बहुत ही गहरी बात है और इतना ही जरूरी है। ये ह्यूमन बॉडी बिना कन्विक्शन खुल के खेलता ही नहीं है, और खुल के खेलने के लिए उसका सही परसेप्शन होना पड़ेगा। सही परसेप्शन के बिना कन्विक्शन कभी आएगा नहीं। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो आज का माहौल है, उस माहौल के पीछे कईयों की मेहनत है। तो जब परिस्थिति विपरीत थी उस समय भी ये आप जैसे कई लोगों ने योगदान दिया, और कितने लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे। तो वो दे कैसे पाए? वो लोग के जहन में 100% कन्विक्शन था कि हम कोई नए काम के लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक ये कन्विक्शन नहीं होगा बॉडी खेलेगी नहीं। अब मेरी बात करता हूँ, अब बाकी लोगों का क्या था वो बता पाएंगे, लेकिन मैं जिस बिजनेस के ने मुझे बनाया, मैं हमेशा बोलता हूँ ये आज के जितेश गढ़िया को बनाने में मैं सबसे पहला योगदान मेरी माँ का है, दूसरा योगदान राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल का है, और तीसरा योगदान डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का है। तो जिस उद्योग ने मेरी पहचान बनाई, जिसने तीन पिलर में से एक पिलर जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसका कुछ
सही को काम हो रहा है उसमें मेरा प्रेजेंस होना, ये मेरे सौभाग्य की बात है। इसमें मैं कुछ दे रहा हूँ वो शायद माजरा ही नहीं है। दैट्स ग्रेट जितेश भाई। कन्विक्शन से सारी दुनिया चलती है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ कन्विक्शन को। तो कन्विक्शन ये हुआ कि मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेके मेरा विज़न क्लियर है, मुझे मालूम है कि भाई इससे बढ़िया धंधा दुनिया में कोई नहीं है और ये चलेगा, और ये करके मैं लोगों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ, ये करके मैं अपने परिवार को सिक्योर कर सकता हूँ, ये करके कहीं ना कहीं मैं देश को आगे ले जाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हम मानेंगे कि यार कन्विक्शन है बंदे का। अगर ये बात एडवाइस है या इन्फॉर्मेशन है या कागज़ पे लिख के बोल रहे हैं तब तो उसका कोई वर्क नहीं होगा, ये वर्क नहीं करती। मैं अगर कहीं आपने जो भी बोला वो हमने ऑन स्टेज किसी को बोल दिया तो वो उसके लिए वर्क नहीं करेगी। ये कन्विक्शन कैसे बनता है इस दुनिया में, अगर ये प्रोसेस लोग समझ जाए, ये लोगों के लिए काम नहीं रहेगा, खेल हो जाएगा। ये हो क्या रहा है, जैसा आपने बोला कि जीवन बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, ये वर्क नहीं करेगी, ये वर्क नहीं करती। तो वर्क कैसे होता है? पहले तो अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को सेंटर की बात कर रहे हैं तो देखिए हमारा मनुष्य का एक स्वभाव कैसा है, हम पब्लिक के बीच में तो फेंकने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन जब हम अकेले हैं, कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं, एक हफ्ते मैंने प्लान किया, एक हफ्ते तक एक बंदा जुड़ा नहीं है, लगातार मुझे कोई क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, डेली शाम को थक हार के मैं घर आ रहा हूँ और ऐसा 7 दिन बीत गया। 7 दिन बाद मैं अकेले बैठ के अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, और उस समय में अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ठीक है, कभी कभी मुंबई से पूना जाते समय बीच में टनल आती है तो अंधेरा होता है, तो सेम ये 7 दिन का जो जर्नी है वो ठीक है, प्रोसेस है, लेकिन इससे ये इंडस्ट्री गलत नहीं हो जाती। उस लेवल की जब भावना आपके अंदर इंटरनली आ रही है, किसी का वीडियो सुन के नहीं, किसी की बातों सुन के नहीं, ट्रेनिंग सुन के नहीं, इंटरनली आ रही है, तब आपका कन्विक्शन है। अब सवाल आती है ऐसा कन्विक्शन बनेगा कैसे? कन्विक्शन हमेशा रेफरेंस से बनते हैं। कन्विक्शन के लिए ऑलवेज चाहिए रेफरेंसेस। अब आपने सुना होगा दिल्ली मेट्रो में अगर लोग देखते रहते हैं पॉकेट पर्स, तो दिल्ली मेट्रो में एक बार भी आपका पर्स अगर चोरी हुआ है तो आप जितनी बार दिल्ली मेट्रो पे जाएंगे तुरंत पहले आपका ध्यान जाएगा पर्स पे। क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस बना है, आपको पुराने रेफरेंस पड़े हैं, वो आपको कन्विक्शन दे रहा है कि भाई सचेत हो जा। तो कन्विक्शन हमेशा रेफरेंस मांगता है, उसको चाहिए रेफरेंसेस। मेरी जो शिकायत है पूरे वर्ल्ड की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के प्रति वही है, जो बड़े बड़े दिग्गज जो नाम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लिए जाते हैं वो भी एडवाइस दे के चले जाते हैं। अब एडवाइस तो मिला, सामने वाला सुन भी लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा ट्रेनर हूँ। मेरा ये दर्द मैं आपको बता रहा हूँ। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि किसी भी बंदे के पास इंफॉर्मेशन आया तो एबल टू डू होना चाहिए। अब दुर्भाग्य क्या है, नॉट एबल टू डू। अब कौन नहीं जानता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, फिर भी नॉट एबल टू डू। कौन नहीं जानता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर भी नॉट एबल टू डू। कौन नहीं जानता है कि जिम में जाना चाहिए, नॉट एबल टू डू। तो ये जो कन्विक्शन है वो नॉट एबल टू डू है, वो ओनली एंड ओनली 80 बिलियन न्यूरॉन्स के ऊपर कोई काम होगा तभी होगा, ये एडवाइस से कभी हो नहीं सकता। अब ये जो एक हफ्ता किसी का कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ, फिर भी वो बंदा खेलता हुआ मस्ती करता हुआ घर आएगा, इसका मतलब उसने ढेर सारे रेफरेंसेस को 80 बिलियन न्यूरॉन्स को ऑलरेडी इनपुट में दिया है। अब आप पूछेंगे क्या रेफरेंसेस भाई? अब दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम महीने में 15 दिन डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का कोई ना कोई कंपनी का प्रोग्राम होता है। अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, आपके न्यूरॉन्स को रेफरेंस मिल जाएगा कि भाई वो ये दुनिया जो भी बोल रही है, 10 लोग जुड़े ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नज़रों से देख रहा हूँ ये ताल कटोरा स्टेडियम हर बार भरा जा रहा है, ये रेफरेंस आ जाएगा। फिर जब कई सारे ऐसे लोग आप गूगल करेंगे डायरेक्ट सेलिंग लाइफस्टाइल, तो वहाँ से रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, रियलिटी थोड़ी हार्ड लग रही है, फील्ड में थोड़ा दर्द आ रहा है, लेकिन ये तो है। ऑलरेडी आप जैसे लोग हैं, कई सारे आज भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे एग्जाम्पल्स है, वो कई डिफरेंट कंपनीज में हो सकते हैं। उन सब की जब आप गहराई में उनके बारे में आप जानकारी लेते हैं, आपको इनपुट मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि मार्केट में जो दिख रहा है मैं लोगों को मिल रहा हूँ, लोग नहीं जुड़ रहे, ये रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी का अगर सामना कर लूँ तो ये लाइफ है, वो रेफरेंस है। और जब रेफरेंस मिलता है तब कन्विक्शन आता है। तो पहला रेफरेंस चाहिए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के प्रति कि उद्योग
60 साल से पूरी दुनिया में चल रहा है, 28 साल से भारत में चल रहा है, उसका इनपुट लीजिए। अगर आपको कन्विक्शन बनाना है तो इनपुट लीजिए, ज्ञान ना लीजिए, इनपुट लीजिए। ज्ञान और इनपुट में अंतर क्या है? इनपुट हमेशा रेफरेंस देता है, तो रेफरेंस चाहिए। ज्ञान का मतलब तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, तुम्हारी लाइफ ये हो जाएगी, इसकी होगी, वो ज्ञान है। हमें चाहिए रेफरेंस। दैट्स ग्रेट। कि किसने क्या क्या झंडे गाड़े हैं इस उद्योग के थ्रू, इस उद्योग की आज की स्थिति क्या है। जब उसके रेफरेंसेस आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स में आएंगे, किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता, ऐसे हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब। रेफरेंस की भी हम लोग कैटेगरी कर सकते हैं अलग अलग। कुछ रेफरेंस तो ऐसे हो गए कि जो टेस्टिमोनियल है इंडस्ट्री के जी, और हमारे यहाँ पे चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आते हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है लोगों की। आपके चैनल, आपका चैनल रेफरेंस बन सकता है जी भाई, लोगों के जीवनी को डिटेल में उसका जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए। एक तो ये हो गया रेफरेंस। दूसरे कुछ रेफरेंस हो गए कि जो गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। अगर एक व्यक्ति को मालूम चल जाए कि यार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल जा गए थे 2021 में, उसमें एक अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था, वो अमेंडमेंट भी हो गया है, और उसके अलावा विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है, तो इस प्रकार के रेफरेंसेस वो भी कन्विक्शन पैदा करेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखेंगे यार कितने देशों में धंधा चल रहा है, वो करेंगे। और एक आपने जैसे एग्जांपल दिया कि बड़े बड़े स्टेडियम में ये सब चल रहा है, तो ये हो गया रेफरेंस हो गया। तो व्यूअर्स ये जाने अभी तक जो हमने बातचीत किया है वो ये कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में झंडे गाड़ना चाहते हैं तो पहले तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपका कन्विक्शन होना चाहिए। और कन्विक्शन के लिए जितेश भाई ने बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात बताई है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, आप प्रॉपर रेफरेंस लीजिए। उन रेफरेंस को चाहें तो आप जांचिए, चेक कीजिए, डाउट है तो पूछिए, और ऐसा बन जाइए कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो लोगों को लगे कि नहीं यार ये बंदा अगर बोल रहा है ना, कुछ दम है इस बंदे की बात में, तो वो आपकी आवाज़ से, आपकी वाणी से झलकना चाहिए। तो ये हो गया जितेश भाई कन्विक्शन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब परसेप्शन पे बातचीत करते हैं। अभी कन्विक्शन तो हो गया, पूरा रेफरेंसेस आ गए, सब कुछ आ गया, तो परसेप्शन मतलब क्या? ये स्टेप था सर। राइट। नंबर 1, आप किस तरह के इनपुट में जी रहे हो, दिस इज स्टेप 1। आप जिस माहौल में जीते हो वो है इनपुट। राइट। वो 1 स्टेप था। स्टेप 2, जैसे माहौल में रहते हो वहां से इनपुट आता है, उस हिसाब से आपका बिलीफ बनता है। ओके। तो वो स्टेप 2 था। अब वो बिलीफ सॉलिड होते होते परसेप्शन बन जाता है, और परसेप्शन बन गया वो कन्विक्शन अपने आप देता है। तो ये जर्नी थी। तो मतलब इसमें जो कन्विक्शन है वो तो बाकी का 3 स्टेप हो गया। हायर स्टेज है, कन्विक्शन इज द हायर स्टेज। कन्विक्शन तभी बनेगा जब आपका परसेप्शन सॉलिड था, परसेप्शन तभी बनेगा आपका कुछ बिलीफ आया था, और बिलीफ तभी बनेगा आपने उस हिसाब से इनपुट लिया था। इंटरकनेक्टेड है तीनों। परफेक्ट। दैट्स ग्रेट। तो पहला परसेप्शन तो हो, परसेप्शन, बिलीफ या कन्विक्शन हम लेते हैं, वो हो गया इंडस्ट्री के प्रति। तो मान लेते हैं आज एक बंदे ने इंटरव्यू देखा, आज से पहले कन्विक्शन कम था, अभी पूरा हो गया, बोले साहब कन्विक्शन तो पूरा है मेरे अंदर। अगेन वापस इंटरव्यू देखने से कन्विक्शन नहीं आएगा। रेफरेंस ले लिए, इंटरव्यू देखने के बाद उसने कागज पेन लेना होगा। कागज पेन लेके इस उद्योग में, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में वर्ल्ड वाइड में 60 साल में क्या हुआ है, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर उसने कागज पे लेने होंगे। मान लिया वो सारे, और 28 साल में इंडिया में क्या हुआ उसका रेफरेंस लेते ही उसका चॉइस नहीं बनेगा, वो बाय डिफॉल्ट कन्विक्शन बन जाएगा। जितेश भाई मान लिया हमने, बंदे ने सब कुछ कर लिया, हाँ, तो अब आगे क्या? पहला स्टेप खत्म हुआ, अब दूसरा स्टेप है ऐसा ही उसको सेम कन्विक्शन चाहिए अपनी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के साथ काम करते हैं। ये जब तक उस लेवल का कन्विक्शन नहीं होगा आपका बॉडी खुल के खेलेगा नहीं। अब अगेन प्रोसेस तो सेम है। कंपनी के बारे में इनपुट लीजिए, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसके बारे में डिटेल में इनपुट लीजिए, इस कंपनी की पूरी कुंडली खंगालिए, इनपुट लीजिए। वो इनपुट आपके आपका बिलीफ बनाएगा, वो फिर धीरे धीरे वो बिलीफ अपने आप परसेप्शन, एक धारणा बना लेगा कि मेरी कंपनी ऐसे है। जितेश भाई यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, चूँकि आप तो मल्टीपल कंपनीज में जाते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। अब इंडस्ट्री के बारे में तो चलो उसने गूगल कर लिया, देख लिया, रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अब कंपनी के बारे में रेफरेंसेस मिलना, और स्पेशली कोई नई कंपनी है तो बड़ा मुश्किल रहता है। नहीं आ जाएगा, नहीं। देखिए सर, अभी का ज़माना ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टाइम है।
मैं आप आधे घंटे सामने बैठेंगे, सामने वाले की जन्म कुंडली थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है। तो आज का जमाना सबसे श्रेष्ठ टाइम है। नहीं, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ जी जितेश भाई, सर। ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए। बिल्कुल सर। जितेश भाई आज ट्रेनर हैं, जी सर। ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। ट्रेनिंग देते देते जितेश भाई को लगा कि यार अपनी कंपनी खोलते हैं, कंपनी वाले बड़ा पैसा बना रहे हैं। हाँ अब जितेश भाई ने अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल दी, हाँ ठीक। और एक बंदा है जिसका डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो कन्विक्शन बहुत बढ़िया है, और वो जितेश भाई को भी जानता है कि यार जितेश भाई ट्रेनर तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जितेश भाई अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एमडी हैं, तो वो कंपनी को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, वो कैसे चेक करे, कैसे रेफरेंसेस ले, कैसे कन्विक्शन पैदा करे? इस सवाल को दो भाग में बांटता हूँ। पहला तो जितेश भाई कभी कंपनी खोलेगा नहीं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खोलना गलत है, यह सही मुद्दा नहीं है। जिस दिन मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग शुरू किया, उस दिन मैंने अपने आप को एक प्रतिज्ञा ली है कि ज़िंदगी में मैं ट्रेनिंग करके अब कोई दूसरा सेम इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए जहां कईयों की मौत हो जाए। जितेश भाई, लाइटर मोड पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी कसमें खाई थी। देखो अब वही तो कैरेक्टर आता है ना सर, कैरेक्टर तो यही आता है ना, यही तो कैरेक्टर है ना। आप और कैरेक्टर कैसे होता है? डायरेक्ट ये कोरोना के काल में जब मैं ट्रेनिंग में आया, मुझे 7-8 साल होगा। मैं जिस दिन मैंने पहली ट्रेनिंग की, उस दिन से मेरा ये व्रत है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के कोई दूसरे रोल में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कईयों की मौत हो जाती है, दुनिया दिखावों पे जाती है। अब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई लोग कनेक्ट हैं, अब मैं कुछ और कांड करूं तो वहाँ कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत सवाल का जवाब है कि मैंने ये तय किया है कि मैं ट्रेनिंग को छोड़ के और कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। मतलब कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग की, वो जितेश भाई की खुल के ट्रेनिंग ले लें, उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि जितेश भाई लेके चले जाएंगे। सर, कंपनियों ने, सीएमडीओ ने, बाकी लोगों ने एग्जाम ले ली। कोरोना काल में कईयों ने एग्जाम ले ली कि सर आप हमारे साथ हम मिल के काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस है। मैंने सबको रिस्पेक्टफुली बोला कि आपकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के मेरे लिए सर, मेरी लाइफ गांधी जी से बहुत प्रेरित है। मेरी लाइफ में मैं 13 साल की उम्र में मैंने पहली किताब जो पढ़ी थी उसका नाम है सत्यना प्रयोगो, गांधी जी की आत्मकथा। ये मेरी ज़िंदगी की पहली किताब है। ये आज भी मैंने वो 13 साल की उम्र में जो खरीदी थी वो भी है, और नई, क्योंकि वो कागज़ खराब होते करके नई भी है। तो 13 साल की उम्र में मैंने पहली किताब पढ़ी थी सत्यना प्रयोगो। तो मेरे लिए ईश्वर भी सत्य के बाद आता है। ईश्वर, और मैं आज भी एक खुला बोलता हूँ, खुला मानता हूँ कि बंदा सत्य पे नहीं है तो ये ईश्वर को भी चीट नहीं कर रहा है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं और आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर क्या आप जिसको भी मानते हो उसको क्या मानते हो? आप उतना भोला है कि उसको आपकी करनी समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे लिए ईश्वर से पहले सत्य आता है, उसके बाद ईश्वर का रास्ता खुलता है। तो मैं 13 साल की उम्र से ये मैं गांधी जी से बहुत सॉलिड फॉलोअर हूँ कि भाई जीवन में सत्य होना चाहिए। एक पॉइंट क्लियर हो गया, जितेश भाई कंपनी नहीं खोलेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे, हाँ, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि मैं जीवन में एक है। अब सवाल आता है कि कोई भी बंदा कंपनी खोला है जिसको इस लाइन का ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो उसका ये दूसरा परसेप्शन कैसे बनेगा? सवाल आया ना। जिसको भी नए बंदे को इसके साथ जुड़ना है, वो जुड़े कि ना जुड़े, जुड़े तो क्यों जुड़े, ना जुड़े तो क्यों ना जुड़े, ये आपका सवाल है। तो पहला मैं हमेशा बोलता हूँ, पुराने ज़माने में एक एडवर्टाइज आती थी, शायद स्प्राइट की थी, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। तो हमेशा बोलता हूँ, आज का ज़माना कैसा है सर, हम लोग दिखाओ पे तुरंत जाते हैं। हम देखते हैं कि इसका कितने फॉलोअर्स है। अरे सोशल मीडिया पे एक बड़ा हंगामा हुआ था भारत में ट्रेनर का मामले में। उस समय गुजरात में लगभग हर एक न्यूज़ चैनल पे मेरा इंटरव्यू आया था, और उस समय मुझे पूछा गया था कि इतने सारे फॉलोवर है और ये बंदा ऐसा कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। मैंने बोला कि जीवन में कभी भी, मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी का भी जजमेंट उसके फॉलोवर से ना लीजिए। फॉलोवर्स इतने हैं तो वो सही है ये मानने की जरूरत नहीं है, गलत है ये भी मानने की जरूरत नहीं है, बस वो फॉलोवर है। तो कभी भी आप दिखाओ पे नहीं जा सकते सर, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेरा ये दृढ़ मानना है सर, किसी को भी आप आधा घंटा 1 घंटा मिलते हैं, उसका प्रेजेंटेशन सुनते हैं। अब कंपनी नहीं खुली है, 4 दिन हुआ है,
तो वो सीएमडी का कुछ भूतकाल तो होगा, उसका कोई पास्ट तो होगा, वो कहाँ से आया है, क्या किया है, रेस्ट ऑफ द लाइफ में उसका क्या कल्चर रहा है, वहाँ से चीज़ें तो पकड़ में आ जाती है। और फिर भी कोई लोग जुड़ता है वो तो जानबूझ के जुड़ते हैं। कोई अगर गलत कंपनी के साथ भी जुड़ता है तो वो पूरा शामिल होता है। कई बार लालच खींच लेता है अपना। लालच खींच लेता है। अदरवाइज आपको रेफरेंस ऐसे जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केट, राजा भी एक दिन तो बचा ही था, तो कोई कंपनी नहीं कल नहीं खुल रही है तो वो नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। बस किसी के भी साथ आप जुड़ते हो तो उसका गहरा स्टडी करिए, वहां से आपको इनपुट मिलेंगे, कैरेक्टर से इनपुट मिलेगा। मैं जितेश भाई इसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे रेफरेंस की बातचीत की, तो रेफरेंस में मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो व्यक्ति को, एक आम आदमी जिसको डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो कंपनी की वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे ये जाके देखे कि क्या कंपनी ने गवर्नमेंट के द्वारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बताते हैं कि 13 डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करने, ये मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में है तो क्या कंपनी ने वो 13 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं? और अगर अपलोड किए हुए हैं तो फिर कन्विक्शन आ जाएगा कि नहीं यार कंपनी ठीक ठाक है। फिर भी हो सकता है गलत हो वो, लेकिन एक स्टेप हुआ, कन्विक्शन का एक मार्क हुआ, एक स्टेप हुआ और बड़ा स्टेप हुआ, एक बेंचमार्क हुआ। और उसके अलावा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वो देखे, वो ये देखे कि भाई जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्ट अगर मुझे बगैर अपॉर्चुनिटी के मिले, कार भी नहीं मिलेगी मुझे, बंगला भी नहीं मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलेगा, फॉरेन टूर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये प्रोडक्ट अगर दुकान पे मिले मार्केट में तो क्या मैं लेने जाऊंगा इस कीमत पे, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट? तो अगर लगे कि हाँ ठीक है, तो फिर एक रेफरेंस वो आ गया कि नहीं यार ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यवहारिक रेफरेंस भी उसको लेने पड़ेंगे। चलिए ठीक है। अब कंपनी से भी वो कन्विंस हो गया, और ऑलरेडी जो हमारे व्यूअर्स हों तो ज़्यादातर लोग दोनों चीज़ों से कन्विंस हैं, वो इंडस्ट्री से भी कन्विंस हैं। वहाँ पे भी मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूँगा प्लीज़। हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो बंदा काम कर रहा है इसलिए वो कंपनी से और डायरेक्ट सेलिंग से कन्विंस है, एक्चुअल में नहीं है। और आप बोलेंगे कैसे, ऐसा कैसे बोल सकता है? और मैं एक दावे से बोलता हूँ सर, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर ये बंदा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, दुर्भाग्य ये है इस देश का या दुनिया का कि कोई भी बंदा जिस काम में है, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो, एंटायर रेफरेंस में जिस काम में है उसके प्रति उसका कन्विक्शन है ही नहीं। अगर होता तो उसने झंडे गाड़ दिए होते थे। उस अगर झंडे का क्या एक रूल हो सकता है? यस, रूल होगा। क्या रूल होगा? रूल ये होगा कि आप दुनिया के कोई भी काम में हो, हर महीने 10 to 40% ग्रो कर रहे हो, अगर हाँ तो आपका कन्विक्शन है, वरना आपका कन्विक्शन नहीं है। क्यों? कन्विक्शन का एफर्ट से सीधा नाता है। और आपकी एफर्ट की संख्या कितनी है, आप जानते हुए भी डेली प्लान नहीं कर रहे हो, क्यों? कौन रोक रहा है आपको? वो आपका वो कहीं ना कहीं वो इंटरनल कन्विक्शन का जो 3 स्टेप है वही उसका इश्यू है। जब तक वो रिपेयर ना हो किसी का बाप काम नहीं करवा सकता। क्या बात है जितेश भाई, आपका बड़ा कन्विक्शन है, ये जो बात बोल रहे हैं ना। निश्चित मैं आपको बहुत कन्विक्शन है मैं सर मुझे बताइए, आप किसी को भी बम, बिल्डिंग के ऊपर बम फेंकवा दीजिए, कन्विक्शन नहीं होगा तो बॉडी एक्शन में आएगा ही नहीं। और किसी भी को भी दे दो कि ये फूड पैकेट गरीब को दे देना, कोई तुरंत दे देगा। और मतलब बहुत कम परसेंटेज में हैं, गिने चुने लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको आप बम देंगे तो फेंक भी देते हैं। तो वो हाँ, तो वो कन्विक्ट है, वो प्लान्ड कन्विक्ट है। फिर वो इसका सवाल अगर सही जवाब मैं दूं, शायद बिना मतलब के नए रेफरेंस निकल जाएंगे, लेकिन ये प्लान्ड कन्विक्ट है। प्लान्ड कन्विक्ट का मतलब उसको रेफरेंस देके कन्विक्ट किया गया है। अब वो कौन से रेफरेंस है वो इस प्रकार के इंटरव्यू का सब्जेक्ट नहीं। मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक दृष्टि से देख रहा हूँ, आशावादी तरीके से सोच रहा हूँ कि भाई हमारे व्यूअर जितने भी हैं वो सारे के सारे कन्विंस्ड हैं कि वो बेस्ट इंडस्ट्री में हैं, और वो ये भी कन्विंस्ड हैं कि वो बेस्ट कंपनी में हैं। फिर भी धंधा नहीं चल रहा हो तो क्या करें? तो अरे बाबा वही तो बोल रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं चल रहा है। ये हो सकता है क्या कि भाई एक तीसरा पॉइंट बाकी है जितेश भाई, एक पहलू तो ये हो गया कि भाई वो कन्विंस्ड नहीं है इसलिए नहीं चल रहा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों चीज़ों से तो वो कन्विंस्ड हैं लेकिन फिर भी धंधा नहीं चल रहा? तीसरा एक एंगल है, ये एक्चुअली क्या चाहिए। मैं जब से इस चीज़ को समझा हूं ना, मुझे लग रहा है ये
ये स्कूल से मैंडेटरी होना चाहिए। आप सर मोबाइल लेते हैं, उसका बुकलेट आता है कैसे यूज़ करेंगे, टीवी लेते हैं उसका बुकलेट आता है कैसे यूज़ करेंगे। इस ह्यूमन बॉडी को कैसे यूज़ करना उसका बुकलेट ही नहीं यूज़ करेंगे, उसका साइंस भी नहीं समझेंगे कि ये मनुष्य का शरीर कैसे चलता है। अब सिंपल बोलूं सर, जैसे एक्टिवा में पेट्रोल चलेगा, डीजल नहीं चलेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उतना ही सत्य है कि इस ह्यूमन बॉडी को एडवाइस नहीं चलेगा, सॉल्यूशन चाहिए। अब फिर भी पूरी दुनिया सालों से सदियों से सब एडवाइस कर रहे हैं और मान कोई नहीं रहा है, और फिर भी कर रहा है। तो उसको चाहिए कि एबल टू डू करना, एबल टू डू करना। इन्फॉर्मेशन के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में लोग छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई जान नहीं रहे, लेकिन नॉट एबल टू डू वहाँ लगा हुआ है, उसको एबल टू करना है। और ये एबल टू करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के अंदर इंडस्ट्री, कंपनी, खुद और व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये जब सीक्वेंस खत्म ना हो तब तक बंदा डायरेक्ट सेलिंग के काम करने के लिए लायक ही नहीं बना है, फिर तो सक्सेस की तो बात ही छोड़ दो। खुद पे बहुत बार है ना कन्विक्शन जितेश भाई इसलिए नहीं आता क्योंकि एक आदमी ने पहले कई सारे काम किए, वो कामयाब नहीं हुआ, और जब भी वो नाकामयाब हुआ उसके दोस्तों ने, घर वालों ने उसके ऊपर एक तगमा लगा दिया, यार तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तूने ये किया ये किया ये किया और तू बिल्कुल कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में। तो वो चीज़ उसके दिमाग में भी है, सुनी भी है, कानों में भी आई है। फिर बंदे को लगता है कि यार मतलब कर तो रहा है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं शायद कामयाब नहीं हो पाऊँगा। वो क्या करे? ये तो आपने बहुत लंबी बात कर दी। मैं तो खुला बोलता हूँ, 8 साल की उम्र आते आते हर एक इंसान को वो कुछ नहीं कर सकता वाला मेंटल स्टेट जमाना बना देता है। आप तो बहुत लंबा ले गए। मैं खुला बोलता हूँ, किसी भी इंसान को 8 साल की उम्र आते आते पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी उसके मेंटल स्टेट को ऐसा बना के छोड़ देती है कि वो कुछ सफल होने के लिए बना ही नहीं है, उस प्रकार का उसको बना देते हैं। और ये इंटरनल तौर पे होता है। हमारे गुजरात में एसटी बस है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, उसमें अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, पहले ऐसा था कि 80 की स्पीड पे वो एक्सीलेटर को बांध देते थे। अच्छा। अब ड्राइवर उसके पूरा एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ जाए, 90 चलेगी? नहीं चल सकते क्योंकि बांधा हुआ है। ये एक्चुअली एसटी बस में तो ऐसा गुजरात में बांधा था, वो हमें मालूम था। लेकिन मुझे आपको इस जमाने को 8 साल की उम्र में इसी तरह लोग बांध देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। और ये इंटरनल रेफरेंसेस से बांधा हुआ है, एडवाइस से कोई तोड़ भी नहीं सकता। और इसलिए मोटिवेशन वाली ट्रेनिंग या कुछ भी ट्रेनिंग जो इंस्टॉलेशन नहीं है वो कभी वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि रेफरेंस, पुराने रेफरेंस मिटने चाहिए, नए रेफरेंस बनने चाहिए, तब वो बंदा अपने आप को लायक समझेगा इंटरनल तौर पे, इकोलॉजी के तौर पे। अब बाहर की दुनिया में तो पब्लिक के सामने आप पूछो, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में, बोला सर मैं तो मर्सिडीज लूंगा, मैं तो ये लूंगा, BMW लूंगा, बंगलो लूंगा, लेकिन अकेले में अपने आप से बात करते समय सोचता है मेरा उतना नसीब कहाँ। दिस इज द इश्यू। तो तीसरा है, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कन्विक्शन, परसेप्शन। नंबर 2 कंपनी के बारे में कन्विक्शन, परसेप्शन। नंबर 3 अपने बारे में परसेप्शन एंड कन्विक्शन। और ये तीसरा वाला है ना, उसको गहरे रेफरेंसेस है, उसको कोई मजा हुआ खिलाड़ी चाहिए जो री इंस्टॉल करके दे। ये अपने आप होने वाला कार्यक्रम नहीं है। आपको कोई जो भी जानकार हो, जो इसको इंस्टॉल करना जानता हो, पुराने रेफरेंस मिटाना जानता हो, नए रेफरेंस बनाना जानता हो, उनसे मिलके आपके ये नॉट एबल डू को एबल टू डू में कन्वर्ट करना चाहिए। और ये पब्लिक के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसी के लिए डेडिकेटेड है। और मैं पैसे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले 2-3 महीने में इस प्रकार के बड़े मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, और उसमें भारत के हर सिटी में महीने में 4 प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा, विदाउट एनी कॉस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि 12 साल के ऊपर का हर इंसान अपने नॉट एबल टू डू को एबल टू डू में कन्वर्ट करना चाहिए। और शायद मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, वो जो उस ऐसे जितेश गढ़िया को बनाने में जमाने ने जो योगदान दिया है, उसका इंटरेस्ट तो जरूर इससे चुकाने का प्रयास करूँगा।
दैट्स ग्रेट जितेश भाई, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो जुनून है इंडस्ट्री के प्रति और उसके पीछे की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ झलक रही है। और आपने कन्विक्शन की बातचीत की, आप पूरी तरह से कन्विंस हैं इस चीज़ से। और आप बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो आप उदाहरण भी पेश कर रहे हैं उसका। अहमदाबाद से आप दिल्ली आ गए कि चलो यार डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ अच्छा किया जा रहा है, कुछ यूनिटी के लिए कुछ काम किया जा रहा है। तो आपका आना बताता है कि जो आप कह रहे हैं उसको आप कर भी रहे हैं और उसको जी रहे हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग आज साधारण इंसान, आप कहीं कॉलेज में चले जाओ, कहीं पे भी मार्केट में चले जाओ और एक साधारण इंसान को पूछो वो अपने जीवन बनाना चाहता है, उसके पास ऑप्शन कितने हैं? बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। उसमें एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अगर कोई सही कंपनी के साथ जुड़ के 2 से 5 साल काम करे तो एक नया जीवन बन सकता है। तो ये कोई साधारण उद्योग नहीं हो सकता। ठीक है, लोगों में परसेप्शन बना हुआ है, उसको हम मिलकर तो रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट जितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग फंडन का हिस्सा बनने के लिए, और दूसरा इतना सारा समय निकाल के हमारे बीच में आने के लिए, और तीसरा जो आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि 4 बड़े शहरों में आप फ्री लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं उसके लिए। 1 मई 2023 से ये मिशन शुरू हो चुका है। अच्छा, ऑलरेडी ये कर रहे हैं आप? 1 मई 2023 से। 1 मई गुजरात का स्थापना दिन है, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिन है, तो इसलिए मैंने वो डेट चुना। और वो एकदम से अंदर से आया कि कुछ अब ब्रेड एंड बटर से ऊपर उठ के क्या किया जा सकता है। और तब मेरे जहन में आया कि मेरे जीवन का मिशन ही यही है कि 12 साल के ऊपर के हर एक इंसान को मेंटल स्टेट को रिसोर्सफुल बनाना। और फिर मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि 1 मई 2023 से पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, मतलब गुजरात, फिर पूरा भारत, फिर वर्ल्ड में महीने में 4 प्रोग्राम फ्री में होने चाहिए। ऑलरेडी कर रहे हैं आप ये? हाँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ सर, ऑलरेडी कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट जितेश भाई। बाकी लोग हाँ कुछ बोल रहे हैं प्लीज। और मैं चाहता हूँ कि जितेश गढ़िया इस नाम के सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़ना चाहिए, क्योंकि महीने में जो 4 प्रोग्राम फ्री हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे है? हम आगे बढ़ें उससे पहले जितेश भाई, हमारी पूरी टीम की तरफ से ये एक छोटा सा भेंट आपको। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपको गिफ्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेश भाई से अगर आपको जुड़ना है। और जितेश भाई आपका देखिए, पहले भी हमने इंटरव्यू शूट किया, लेकिन आप जिस कन्विक्शन के साथ आपने बातचीत किया, पहले तो हमारे आगे है ना घड़ी टिक टिक करती रहती थी कि यार 25 मिनट हो गए हैं, तो अभी आज हमारा मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू 40 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। तो वो प्रेशर नहीं था शायद मेरे ऊपर में भी, शायद इसलिए मैंने उतने ध्यान से बातों को सुना और आपने बखूबी दिल खोल के बातें की हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ऐसी बातें अगर आपको और सुननी है जितेश गढ़िया जी से, जितेश गढ़िया जी को आप फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी हम जितेश गढ़िया के जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। सो जितेश भाई, एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये थे जितेश गढ़िया जी, गुजरात से जुनूनी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर हैं।